सचिन और सायली ने लगाए मैनेजर पे बड़े इल्जाम। सचिन और सायली को इस वक्त पूरा यकीन हो गया होता है कि सनम जी की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि मैनेजर ने करी है। इसीलिए ये दोनों भागते हुए जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पर जाने के बाद सनम जी के मैनेजर के खिलाफ सनम जी की ही मौत की कंप्लेन लिखवा दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि जिस बैग को चेक करवाते हैं उस बैग के अंदर सनम जी की लाश मिलती ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सनम जी का मर्डर नहीं हुआ, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब मैनेजर उल्टा सचिन और सायली को ही फंसवाने वाली है। सनम जी की मौत का मामला धीरे धीरे करके पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन इसी बीच होने वाला है एक बड़ा खुलासा, उस इंसान का खुलासा जिसने वास्तविक तौर पे सनम जी की हत्या करी है। आखिर वह इंसान कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सायली से। सायली इस वक्त तक सनम जी के घर गई होती है फूलों की डिलीवरी करने, लेकिन इस वक्त तक तो वॉचमैन भी सायली का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो सायली से कहते हैं कि आज कौन सी कहानी बनाकर आई हो। सायली कहती है कि मैं कोई कहानी नहीं बना रही थी और ना ही बनाकर आई हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ अपना काम करने के लिए। सायली जैसे ही अंदर जाती है, सायली पूरे ही घर को बहुत अच्छे से देख रही होती है। सायली देखती है कि यहाँ पर तो सब कुछ पहले जैसा ही है, मतलब कोई भी चीज इधर उधर नहीं है। अगर सनम जी के साथ कोई हादसा होता ना तो कुछ ना कुछ गलत चीजें जरूर दिखती, लेकिन सायली को ऐसा कुछ दिखता नहीं है। उसी वक्त सचिन का सायली को कॉल आता है और सचिन सायली से कह रहा होता है कि सायली देखो घर में कुछ अजीब सा लगा। सायली कहती है कि सचिन पहली बात तो ये कि घर में कुछ भी अजीब नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है, और दूसरी बात ये कि तुम ये तुम्हारा डिटेक्टिव वाला दिमाग है ना, ये अपने पास ही रखो, मुझे मत डालो और तुम इन सारी चीजों को भुलाकर सवारी के लिए निकल जाओ। इतना कहकर सायली कॉल को काट देती है। लेकिन इसी के बाद तो मेन गेम शुरू होना था। यानी जैसे ही सायली जग में पानी भरने के लिए किचन में जाती है तो वह देखती है कि मैनेजर एक बड़े से सूटकेस को घसीट रही है, जिसे सूटकेस के अंदर बहुत भारी सी चीज हो। सायली का दिमाग हिट करने लग जाता है, क्योंकि सायली न्यूज ऑन देखती रहती है, इसलिए उसे पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि इंसान को मारकर उसकी बॉडी को सूटकेस के अंदर भरा जाता है ताकि उसे अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा सके और किसी को इसकी भनक भी ना लगे। सायली इस वक्त थोड़ी सी घबरा जाती है और अचानक से सायली का पांव फिसलता है और सायली वहां पर गिर जाती है। सायली अपनी आंखों के सामने देखती है कि एक आरी रखी हुई थी। सायली तुरंत वहां पे खड़ी होती है और जग में वापस से पानी भर के बाहर जा रही होती है। तो वो देखती है कि दो जने आते हैं और फावड़े को मैनेजर की कार के अंदर रखवा रहे होते हैं। एक तरफ फावड़ा, दूसरी तरफ आरी, तीसरी तरफ मैनेजर एक सूटकेस को घसीटते हुए ले जा रही है। इन सारी चीजों से सायली का दिमाग हिट कर जाता है। सायली इस वक्त तक मैनेजर से पूछ रही होती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। मैनेजर उसे बताती है कि आगे से राइट, लेकिन सायली इस वक्त तक वॉशरूम जा ही नहीं रही थी। वो तो मैनेजर के दिमाग में बात डाल रही थी कि सायली वॉशरूम गई है। इतने में सायली एक के बाद एक कमरे के अंदर जाने लगती है। वो देखती है कि कहीं यहाँ पे सनम जी तो नहीं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि ये पता लग सके कि आखिर सनम जी के साथ कल रात को हुआ क्या था। लेकिन सायली को कहीं पर कुछ भी नहीं दिखा। सायली तुरंत टेरिस पर जाती है और वहां पर एक चीज देखकर सायली के पांव तले जमीन खिसक जाती है। यानी जहाँ से उन्होंने सनम जी को कूदते हुए देखा था उसी जगह की जो दीवार है वो हल्की सी टूटी हुई थी। और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर सनम जी का बटन भी था। इससे यह बात साफ हो जाती कि सनम जी कल रात को यहाँ पर जरूर थे, लेकिन सनम जी अगर यहाँ से कूदे तो उनकी बॉडी कहाँ पर है। यह बातें अभी भी सायली के दिमाग में चल रही होती है। खैर इस तरफ हम रोशनी को देखते हैं जो कि मस्त आराम से नींद निकाल रही थी, लेकिन रोशनी की आई बार बार रोशनी को कॉल करती है, जिससे कि रोशनी की नींद टूट जाती है। रोशनी कहती है कि आई तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कि मैं बार बार कॉल काट रही हूँ, उसका मतलब ये है ना कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। रोशनी की आई कहती है कि कल्याणी तुझमें इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं तुझे बार बार कॉल कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मुझे तुझसे कोई जरूरी काम है। देख मैं तुझे बता दूं कि मेरी एक सहेली है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मुझे उसके पास गाँव जाना ही होगा और मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई है भी नहीं। देखा मेरी बात सुन, मैं क्रिश को वहाँ पर नहीं ले जा सकती, इसीलिए एक दिन के लिए तुझे क्रिश का ख्याल रखना होगा। मैं 15 से 20 मिनट के अंदर क्रिश को लेकर तेरे घर के बाहर आ रही हूँ, तू घर के बाहर आ जाना क्रिश को पिकअप करने। इतना कहकर रोशनी की आई कॉल को काट देती है। इस वक्त रोशनी को अलग ही टेंशन होने लगती है कि वो आखिर कैसे क्रिश को संभालेगी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रोशनी तैयार तो हो गई थी, लेकिन उसी वक्त रेणुका रोशनी को बुला रही थी और एट द सेम टाइम रोशनी की आई का कॉल भी आने लगा। यानी रोशनी की आई भी बाहर खड़ी है और रेणुका भी रोशनी को बुला रही है। रोशनी तुरंत रेणुका के पास जाती है, जहाँ पे रेणुका रोशनी को कहती है कि रोशनी देख तूने मुझे कहा था ना कि तू आज मेरे लिए फेस पैक बनाएगी, तो फटाफट जा और फेस पैक बना। रोशनी इस वक्त जल्दबाजी में फेस पैक बना रही होती है ताकि वो बाहर जाके क्रिश को ला सके। साथ ही वो रेणुका को कहती है कि स्किन केयर करने से पहले आप अपनी आंखों के ऊपर ना, जिससे क्या होगा ना कि स्किन केयर और ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। रेणुका बिल्कुल वैसा ही करती है, जिसके चलते रोशनी को थोड़ा सा समय मिलता है। रोशनी तुरंत बाहर जाती है और क्रिश को लेकर सीधे अपने कमरे में आ जाती है। रोशनी क्रिश से कहती है कि देखो क्रिश, ये रहा मेरा मोबाइल, इसके अंदर तुम गेम खेलना, बिल्कुल भी आवाज मत करना, आवाज एकदम कम रखना। साथ ही तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे, किसी भी हालत में बाहर नहीं जाओगे जब तक मैं ना आ जाऊं। इतना कह के रोशनी चली जाती है रेणुका के कमरे में उसके स्किन केयर करने के लिए। थोड़े समय गेम खेलने के बाद क्रिश को बहुत तेज भूख लगने लगती है, क्योंकि उस बेचारे बच्चे ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता है। वो पूरे कमरे में छानबीन करता है, लेकिन
उसे खाने का नामो निशान नहीं मिलता है। वो मन ही मन में सोचता है कि मैं आई को कैसे बुलाऊं, एक तो आई का फोन भी इधर है और आई ने मुझे मना किया है कि मैं आई को आई ना कहूँ। अगर मैंने आई को आवाज लगाई ना तो आई बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। मैं काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ और कुछ किचन से खाने के लिए ले आता हूँ। वैसे भी जल्दी जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, आई को कहाँ ही पता चलेगा। क्रिश तुरंत गेट को खोलता है और किचन की ओर जाने लगता है, लेकिन अचानक से ही उसे दो जनों की आवाज आती है, रिया और आकाश, जिसके चलते वह सोफे के पीछे छुप जाता है। रिया और आकाश अपनी कॉफी लेकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है। रोशनी देखती है कि गेट खुला हुआ है, यानी क्रिश कमरे से बाहर आ चुका है। रोशनी रिया और आकाश से बात करती है, साथ ही इधर उधर देखने लगती है ताकि रिया और आकाश से पहले वह क्रिश को देख ले, और उसे क्रिश दिख भी जाता है। रिया और आकाश के जाने के बाद रोशनी तुरंत क्रिश का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जा रही है और कहती है कि क्रिश, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे, फिर भी तुम इस कमरे से बाहर क्यों गए। क्रिश कहता है कि सॉरी आई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे ना बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैं कमरे से बाहर गया। आप भी यहाँ पर नहीं थे और आपका फोन भी मेरे ही पास था। आपने मुझे मना किया था ना कि आई आई करके मत बुलाना, इसीलिए मैं खुद ही चला गया खाना लेने। इस वक्त तक रोशनी की आंखें भर आती है। रोशनी कहती कि देखो क्रिश, तुम यहाँ पर ही बैठो, मोबाइल में गेम खेलो, मैं तुम्हारे लिए अभी अच्छा सा खाना बना के ला रही हूँ। फिर रोशनी जाती है और क्रिश के लिए मैगी बना कर लाती है, साथ ही अपने हाथों से क्रिश को मैगी खिला रही होती है। क्रिश के मन में एक सवाल था जो क्रिश अपनी आई से पूछ ही लेता है। क्रिश अपनी आई से कहता है कि आई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते आप मुझे सबसे छुपा रही है, आप मेरे साथ भी नहीं रहती और आप मुझे आपको आई कहने से भी इनकार कर रही है। रोशनी कहती है कि तुम्हें अब इन सारी चीजों में दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ खाने पे ध्यान दो, साथ ही गेम खेलने पे। वक्त आने पर तुम्हें सारी चीजें पता लग जाएगी। रोशनी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि वो ज्यादा समय तक क्रिश को इस घर के अंदर नहीं रख सकती, क्योंकि कुछ ही समय के बाद सचिन और साइली भी यहाँ पर आ जाएंगे। अगर वो आ गए तो हजार तरीके के सवाल पूछेंगे, इसीलिए रोशनी तुरंत शिखा को कॉल करती है और उसे अभी के अभी अपने घर के बाहर आने को कहती है, और फिर सबसे छुपते छुपाते क्रिश को वह शिखा के हवाले कर देती है। वो शिखा से कहती है कि शिखा, तू क्रिश को थोड़े समय तक संभाल के रख, मैं घर में कोई ना कोई बहाना बना के आज रात के लिए तेरे घर पे आ ही रही हूँ, तो टेंशन मत लेना, और क्रिश आंटी को ज्यादा परेशान मत करना। खैर इस तरफ हम साइली को देखते हैं जो कि भागती भागती जाती है सचिन के पास। साइली सचिन से कहती है कि सचिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सचिन कहता है कि वो सब बात छोड़, मुझे तुझे कुछ बताना है, पहले वह देख। सचिन बताता है कि किस तरीके से सनम जी हर एक दिन अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक रील शेयर करते थे, लेकिन आज उन्होंने कोई रील शेयर ही नहीं करी। सचिन बताता है कि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा होते हुए देखा ही नहीं। सबसे पहले सनम जी की रील आती है ना तो हम सभी बंटर लोग का लाइक उसमें मिल ही जाता है, किसी का मिले ना मिले मेरा तो मिल ही जाता है, लेकिन आज सनम जी ने कुछ डाला ही नहीं। साइली कहती है कि सचिन, मुझे भी तुम्हें इससे रिलेटेड ही बात करनी थी। मैं आज सनम जी के घर पे गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी अजीब सी चीजें देखी। फिर साइली पूरी कहानी बताती है कि आखिर साइली ने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या चीजें उसे अजीब लगी। साथ ही साइली सचिन को वो बटन भी बताती है जो कि उसे सनम जी के टेरिस पे मिला। इस वक्त सचिन और साइली दोनों का जासूसी दिमाग एक्टिव हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर हम देखते हैं कि सनम जी की नई वीडियो आ गई होती है। यह देखने के बाद साइली कहती है कि सचिन, हम बेजबरन में हमारा दिमाग लगा रहे हैं, सनम जी को कुछ भी नहीं हुआ है, देखो अभी के अभी उनकी रील आ गई ना। सचिन कहता है कि हाँ साइली, अब हमें ना इस मामले में दखल अंदाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं। खैर कुछ समय बाद हम रोशनी को देखते हैं जो कि तेजस के सामने बहाने बना रही होती है कि उसे आज शिखा क्या जाना है और वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो तेजस बहुत मना करता है, लेकिन रोशनी तेजस की एक बात नहीं सुनती और चुपचाप घर से निकल जाती है। इस बार हम सचिन और साइली को देखते हैं जहाँ पर सचिन का वापस से जासूसी दिमाग एक्टिव हो जाता है। साइली मनी मन में सोचती है कि मुझे ना अब सनम जी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी है, ना ही मेरे दिमाग में ऐसे कोई विचार आने चाहिए, मुझे बस अपने काम से काम रखना है। उसी वक्त सचिन आता है और साइली को कहता है, साइली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साइली कहती है कि बस सचिन बहुत हो गया है, अब मुझे सनम जी से रिलेटेड कोई भी बात करनी ही नहीं है। सचिन कहता है कि मुझे पता है तुझे बात नहीं करनी, लेकिन एक बार मेरी बात सुन ले। उसके बाद सचिन बताता है कि किस तरीके से सनम जी कभी भी एक ड्रेस को दोबारा नहीं पहनते, लेकिन आज उन्होंने वह ड्रेस पहन रखी है और वही रील डाल रखी जो कि उन्होंने आज से 15 दिन पहले डाली थी। सनम जी कभी भी ऐसा नहीं करते, और ये बात बस मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कमेंट में देख 100, 150, 200 लोग ये बातें कर रहे हैं, जरूर यहाँ पे कुछ तो लोचा है। ये बात साइली को हिट कर जाती है। फिर सचिन और साइली दोनों ही जाते हैं मैनेजर का पीछा करने, और ये साफ तौर पे देख पा रहे थे कि मैनेजर के हाथ में एक सूटकेस है जिसे कि वह अपनी कार में रखवा रही है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।